हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 होमियोस्टेसिस। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि होमियोस्टेसिस क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेकिन होमियोस्टेसिस को पढ़ने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनरली होमियोस्टेसिस क्या होती है। तो याद रखिए कि हमारी जो बॉडी होती है वो दो कंडीशन में होती है, या तो वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होती है यानी नॉर्मल कंडीशन में होती है, या वो पैथोलॉजिकल कंडीशन में होती है। जब हमें कोई बीमारी लग जाए तो फिर उसे हम पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो जब बॉडी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होती है तो उसके लिए ये जो होमियोस्टेसिस होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो होमियोस्टेसिस है इट इज़ द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। और जब ये होमियोस्टेसिस सही तरह से नहीं होगा तो फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन बॉडी की जो है वो मेंटेन नहीं होगी और फिर हमें बीमारी जो है वो लग जाएगी। तो इसलिए जो होमियोस्टेसिस है वो हमारी नॉर्मल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ डेफिनीशन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ होमियोस्टेसिस। तो याद रखिए कि जो वर्ड होमियोस्टेसिस है ना, ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। एक है होमियो, ठीक हो गया, जिसका मतलब है सेम, ओके, और दूसरा है स्टेसिस। तो स्टेसिस का मतलब होता है कंडीशन या सिचुएशन। ओके, नाउ देखिए इधर डेफिनीशन ऑफ होमियोस्टेसिस, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया, और सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई सिस्टम, कोई ऑर्गन सिस्टम, ठीक हो गया, टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये एक एबिलिटी होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की या उसकी किसी सिस्टम की जो मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं उसके इंटरनल एनवायरनमेंट, चाहे अगर डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस के बावजूद भी ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसे मेंटेन रखने की कोशिश करती है। एग्जांपल के थ्रू इसे हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया डेफिनीशन ऑफ होमियोस्टेसिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ होमियोस्टेसिस। तो जो होमियोस्टेसिस होती है ये एक वाइटल प्रॉपर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर फंक्शन के लिए, या उसके ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए, या उसके सेल्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए, एज इट इंश्योर ऑप्टिमल कंडीशन। ऑप्टिमल कंडीशन मीन सुइटेबल कंडीशन, जिसमें वो अपना काम जो है वो सही तरीके से कर पाए फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। हमें पता है कि जो सेल होता है वो द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो जब सेल की एक्टिविटी स्मूथली चलेगी, जब सेल की एक्टिविटी सही तरह से हो पाएगी तो टिश्यूज़, ऑर्गन्स और इस तरह आगे ऑर्गन सिस्टम और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो सही तरीके से कर पाएगा। तो इसलिए जो है ये होमियोस्टेसिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू होमियोस्टेसिस जो है ना वो कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जांपल थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में हमारी बॉडी क्या करती है, थर्म बेसिकली मीन हीट, तो इसमें हीट रेगुलेशन होता है। तो द रेगुलेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। इसमें हमारी बॉडी जो है वो हीट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। हमें पता है कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जो हमारी बॉडी होती है वो इस प्रोसेस के थ्रू, वो इस होमियोस्टेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू उसे 37 डिग्री सेल्सियस ही रहने देता है। ना ऑस्मो रेगुलेशन, जो ऑस्मो रेगुलेशन है इसमें हमारी बॉडी जो है वो सल्यूट और वाटर लेवल को जो है वो बैलेंस रखने की कोशिश करती है। और फिर है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन मीन द एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो वेस्ट हमारे बॉडी में बनता है रिएक्शंस के थ्रू या जो हम खाते हैं उसके थ्रू, तो उसे हमारी बॉडी फिर निकालती है, इसे हम एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये तीन, इसके अलावा भी कई प्रोसेस है जो जिसे हम होमियोस्टेसिस प्रोसेस कहते हैं, लेकिन मेनली जो है ये आपके बुक में ये 3 प्रोसेस दिए गए हैं जिसके थ्रू ये होमियोस्टेसिस प्रोसेस और इसके थ्रू होमियोस्टेसिस जो है वो मेंटेन होता है। नाउ देखिए इधर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये है होमियोस्टेसिस में है जो है ना, एक इसमें एक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये कंट्रोल सिस्टम क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल देखिए इधर अगर हम टेम्परेचर की बात करें जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जिसमें हमारी सारी जो सेलुलर एक्टिविटी होती है वो नॉर्मली होती रहती है। लेकिन अगर ये 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट जो है, ये इधर मैं लिख देता हूँ 98.6 फ़ारेनहाइट,
ये इधर राइज कर गया और ये बैलेंस था, ये बैलेंस टेम्परेचर था हमारी बॉडी का, ठीक हो गया। और ये राइज कर गया, फॉर एग्जांपल ये 100 हो गया तो हमें बुखार हो जाता है, फिर आपको पता होगा पीक ये 100 फ़ारेनहाइट हो गया। तो ये जो चेंज आया है अभी थर्मो रेगुलेशन के थ्रू हमारी जो बॉडी है ना वो से वापस जो है ना वो 98.6 फ़ारेनहाइट तक जो है वो नीचे लाएगी। तो ये किस तरह ये प्रोसेस होता है तो हम उसे देख लेते हैं इधर एक एग्जांपल के थ्रू। टेम्परेचर जो है ना वो राइज कर गया, तो राइज इन टेम्परेचर इज अ स्टिमुलस, ठीक है ना। ये एक स्टिमुलस मीन्स के चेंज, ठीक है ना। तो जो राइज आया है टेम्परेचर में, जो टेम्परेचर बढ़ गया है हमारे बॉडी का, तो ये एक चेंज हो गया, एक स्टिमुलस हो गया। ये जो स्टिमुलस है ना ये डिटेक्ट कर लेंगे हमारे रिसेप्टर। जो हमारे रिसेप्टर होते हैं, हमारे स्किन में जो रिसेप्टर होते हैं जिस हीट के लिए, उसे हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ना ये इस चेंज को डिटेक्ट कर लेंगे ये रिसेप्टर, और ये फिर आगे मैसेज भेज देगा किसको, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर इस केस में हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये आगे जाके आप 10 के बायोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो राइज इन टेम्परेचर वाला मैसेज रिसेप्टर ने कंट्रोल सेंटर को भेज दिया, यानी हाइपोथैलेमस को भेज दिया। तो अभी हाइपोथैलेमस जो है ना वो क्या करेगा, वो ये वाला मैसेज जो है ना वो इफेक्टर के पास भेज देगा कि जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ गया है, आप अपना काम करें ताकि ये जो टेम्परेचर बढ़ गया है ये वापस अपना नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो आ जाए। तो इफेक्टर इस केस में क्या है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं। हमारे स्वेट ग्लैंड जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो स्वेट जो है ना वो सिक्रीट करेंगे। फिर जब स्वेट ग्लैंड्स अपना काम करेंगे तो फिर उसके थ्रू स्वेट आ जाएगा हमारे स्किन के ऊपर, और उससे हमें कूलिंग रिस्पांस जो है ना वो मिल जाएगा। तो जब कूलिंग रिस्पांस आ जाएगा तो फिर ये 98.6 ये जो बढ़ गया था टेम्परेचर हमारे बॉडी का 100 फ़ारेनहाइट तक चला गया था, तो वो वापस इम्बैलेंस से वापस जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा और हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर जो है वापस मेंटेन हो जाएगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक होम्योस्टेसिस प्रोसेस जो है ना वो होता है। ये हमने थर्मो रेगुलेशन का एग्जांपल ले लिया, इसलिए इसके अलावा भी हम कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाए तो वो भी रिसेप्टर जो है ना वो डिटेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज भेज देंगे और फिर इफेक्टर काम करेंगे, वो वापस जो है ना वो ग्लूकोज लेवल जो है ना वो कम हो जाएगा। इसके अलावा हम पीएच का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब पीएच का लेवल जो है ना वो हाई हो जाए या लो हो जाए तो उसे भी रिसेप्टर्स, याद रखिए कि हर काम के लिए, हर वेरिएबल के लिए अलग अलग किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। जिस तरह इस केस में थर्मो रिसेप्टर्स थे और उसका कंट्रोल सेंटर भी डिफरेंट था। तो इसके लिए हर काम के लिए, हर वेरिएबल के लिए मुख्तलिफ रिसेप्टर्स और मुख्तलिफ कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो इसे कंट्रोल रखते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है ना ये एक कंट्रोल सिस्टम है, इस प्रोसेस के थ्रू होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रहती है, यानी हमारी बॉडी के जितने भी कंडीशंस होते हैं वो सारे मेंटेन रहते हैं। अच्छा, ये तो होम्योस्टेसिस हो गया, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस हो गया। अब हम इस चैप्टर में आगे नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ठीक हो गया, होम्योस्टेसिस को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। तो होम्योस्टेसिस में प्लांट्स में किस तरह होम्योस्टेसिस होती है, फिर होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में किस तरह होम्योस्टेसिस होती है। उसके बाद हम यूरिनरी सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें आपकी किडनीज वगैरह जो है ना ये सारे आते हैं। तो हम यूरिनरी सिस्टम को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर इस यूरिनरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर होंगे वो हम इस चैप्टर में आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा होम्योस्टेसिस के बारे में कि ये वो एबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की या उसकी किसी सिस्टम की, जिसमें वो इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखने की कोशिश करती है डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। इसमें हमने एग्जांपल लिया था कि किस तरह हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारी बॉडी का तो उसे थर्मो रिसेप्टर हमारे स्किन में से डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर ये रिसेप्टर जो है आगे मैसेज भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर को। इस केस में कंट्रोल सेंटर जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस से, जो ब्रेन का एक पार्ट है, और फिर हाइपोथैलेमस से मैसेज भेज दिया जाता है हमारे इफेक्टर को। जो इफेक्टर जो है ना वो हमारे स्किन में होते हैं और वो स्वेट ग्लैंड्स है, और स्वेट ग्लैंड जब स्वेट सिक्रीशन करते हैं तो फिर उसके बाद कूलिंग इफेक्ट आती है और फिर जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जो कि 98.6 फ़ारेनहाइट है वो वापस मेंटेन हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।